हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद एकता। हम एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस किए थे हमने एनटीए नेट की रिवीजन के लिए। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें है क्वेश्चन, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिस्ट्स इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, चूज़ द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर की थ्योरी के लिए ये जो जिन इकोनॉमिस्ट्स ने दी है थ्योरी, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें है लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम लगाना है। तो ये कैसी हैं थ्योरीज? सबसे पहले आई थी कार्डिनल, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच ये किसने दी थी? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। कब? 1890 में। उसके बाद आई हमारी सेकेंड अप्रोच, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो थ्योरी है हमारी, जो कार्डिनल है, जो मार्शल ने दी थी, इसके अकॉर्डिंग हम एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में माप सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने एक एप्पल खाया तो हम बता सकते हैं कि एप्पल से उसको कितनी यूटिलिटी मिली, 1 2 5 कितनी यूटिलिटी मिली। तो हम इस कार्डिनल के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर में मेज़र कर सकते हैं। मार्शल ने ये अप्रोच दी थी 1890 में। सेकंड, उसके बाद आई ऑर्डिनल अप्रोच। जो ये ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ये ओरिजिनली इसका कंसेप्ट दिया था पारेटो ने, लेकिन जो कंज्यूमर बिहेवियर में जो इसका लेकर आए वो थे हिक्स एंड एलन। इसको मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है। हिक्स एंड एलन ये लेके आए थे इस अप्रोच को 1934 में, 1934, ठीक है। यानी यहाँ लिख देती हूँ 1934। तो कार्डिनल आई 1890 में, ऑर्डिनल आई 1934 में। उसके बाद आई रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी सैमुएल्सन ने। सैमुएल्सन ने ये थ्योरी दी 1937 में, 1937। उसके बाद आई है लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम। लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम ये दिया था स्टोन ने ये थ्योरी दी 1954 में, और इसकी एक्सटेंशन दी थी बाद में लैच ने। तो फर्स्ट कौन सा आएगा क्रोनोलॉजिकल में? कार्डिनल अप्रोच, जो कि आई 1890 में, मार्शल ने दी। दूसरा है ऑर्डिनल, जो कि हिक्स एंड एलन ने दी 1934 में। उसके बाद आई सैमुएल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी 1937, और उसके बाद लीनियर एक्सपेंडिचर मॉडल आया, ये आया दिया स्टोन ने 1954 में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले कार्डिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर रिवील्ड प्रेफरेंस एंड लास्ट में लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म लीड्स टू इफ़ेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हमारे इफ़ेक्टिवली एलोकेट होते हैं वो किस मार्केट में होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, या फिर परफेक्ट कंपटीशन। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एलोकेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हेरेड ग्रोथ मॉडल इज़ गिवन एज अंडर। यहाँ पे हमें हेरेड ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन दे रखी है। एस टी इज इक्वल टू वाई ए टी, एस सेविंग है, वाई हमारी इनकम है। नेक्स्ट है आई टी इज इक्वल टू बी, वाई टी माइनस वाई टी वन। यहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट है, और इक्विलिब्रियम में सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलाइज होते हैं। तो इस ग्रोथ मॉडल में हमारी जो ग्रोथ कंडीशन है वो क्या है? बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए लेस देन ज़ीरो, ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए लेस देन ज़ीरो। तो जो हमारा हेरेड मॉडल है उसकी ग्रोथ कंडीशन होती है बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो। सो राइट ऑप्शन इज
1। नेक्स्ट है, फॉर एन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन द ऑर्डर कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल्ड इज़ द इक्वेशन मस्ट। जो कि हमारी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन होती है। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन में क्या रहता है, हमारा जो हमारी ग्रोथ कंडीशन है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन है, उसमें हमारी जो ऑर्डर कंडीशन है कौन सी होती है उसकी, ये होती है हमारी एक्सक्लूड वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स इन द मॉडल। जितने भी हमारे मॉडल में एंडोजीनियस वेरिएबल हैं उससे वन लेस देन वेरिएबल्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल 10 है तो हम कितने वेरिएबल्स एक्सक्लूड करेंगे, 9। एक्सक्लूड वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स। तो अब इसमें हमें थोड़ा और करते हैं कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो बेटा, एंडोजीनियस, एंडो इन से बन रहा है, इन मतलब अंदर। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू विद इन द मॉडल डिसाइड होती है, विद इन मॉडल। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम मॉडल के अंदर ही से ही निकालते हैं, विद इन द मॉडल डिसाइड की जाती है, विद इन द मॉडल डिटरमाइन की जाती है, मतलब जिनकी वैल्यू अब मॉडल के अंदर के अदर वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, वो होते हैं एंडोजीनियस वेरिएबल। दूसरा है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस एग्जिट, बाहर, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू आउटसाइड द मॉडल, ठीक है, आउटसाइड द मॉडल, जिनकी वैल्यू आउटसाइड द मॉडल डिटरमाइन की जाती है, उन जो ये वेरिएबल हैं इनका मॉडल के अंदर के वेरिएबल का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मॉडल के अंदर के सभी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सोजीनियस। तो आपको याद करने का अच्छा तरीका है इन, मतलब जिनकी वैल्यू विद इन द मॉडल जो है डिटरमाइन की जाती है। एक्स से एक्सोजीनियस यानी कि एग्जिट, वो मॉडल से एग्जिट हो गई, जिनकी वैल्यू आउटसाइड द मॉडल डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा इन लीनियर प्रोग्रामिंग ईच प्रॉब्लम कॉल्ड प्राइमल हैज़ ए ड्यूल। अबाउट ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। लीनियर प्रॉब्लम, जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमल, और हर एक प्राइमल का एक ड्यूल प्रॉब्लम होती है। तो इससे ड्यूअलिटी से रिलेटेड हमें ये सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है, इफ़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ मैक्सिमाइजिंग देन इट्स ड्यूल इज़ मिनिमाइजिंग। अगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजिंग टाइप की है तो उसका जो ड्यूल है वो मिनिमाइजिंग टाइप का होगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बोथ प्राइमल एंड ड्यूल हैव सेम ऑप्टिमम वैल्यू। जो हमारा प्राइमल है और ड्यूल है उन दोनों की ऑप्टिमम वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ये भी ठीक है। तीसरा है, ड्यूल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज़ ए प्राइमल मॉडल। अगर हम प्रॉब्लम के ड्यूल का दोबारा से ड्यूल निकालेंगे वो क्या है, होती है हमारी प्राइमल प्रॉब्लम ही होती है। जैसे कि हमने प्राइमल का ड्यूल किया, उसका फिर से ड्यूल करेंगे तो वो प्राइमल प्रॉब्लम आ जाएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज़ विद लेस देन टाइप कंस्ट्रेंट्स। तो अगर हमारे जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसके कंस्ट्रेंट्स लेस देन टाइप हैं तो उसके ड्यूल के कैसे होंगे, मोर देन टाइप, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारी चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि A, B, C, D ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्योंकि अगर हमारी लीनियर प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजिंग है तो उसका ड्यूल क्या होगा, मिनिमाइजिंग। इनका जो बोथ प्राइमल एंड ड्यूल हैव सेम ऑप्टिमम वैल्यू, प्राइमल और ड्यूल दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और अगर ड्यूल का दोबारा से ड्यूल करेंगे तो वो प्राइमल प्रॉब्लम ही आती है, और अगर एक के कॉन्स्टेंट्स लेस देन टाइप हैं तो उसके ड्यूल के क्या हो जाएंगे, मोर देन टाइप। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, C, D ऑल आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है,
अ टैक्स ऑफ ₹20 पर यूनिट इज़ ऑफ इम्पोर्टेड चीज़ वुड बी एग्जाम्पल ऑफ एन। अगर हम हर एक यूनिट यानी कि चीज़ के जितने भी यूनिट्स मंगाएंगे पर यूनिट हमें ₹20 टैक्स देना पड़े तो वो किस टाइप का टैक्स होगा? कंपाउंड, इफ़ेक्टिव, स्पेसिफिक टैक्स या एड वैलोरम। तो वो हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक टैक्स। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो पर यूनिट लगाया जाता है, हम पर यूनिट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पर यूनिट कितना है? ₹20 का टैक्स। तो ये क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक टैक्स। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड टैक्स क्या होता है। कंपाउंड टैक्स होता है ये जो है कंपाउंड मतलब किसी के साथ कंपाउंड, ये स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टैक्स जैसे कि हमने यहाँ किया चीज़ की पर यूनिट पे ₹20 तो टैक्स है, ये स्पेसिफिक हो गया, प्लस जितनी उसकी वैल्यू है उसका 2%। तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक प्लस उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड टैक्स। थर्ड है हमारा इफ़ेक्टिव टैक्स। इफ़ेक्टिव टैक्स क्या होता है? इसको हम नॉमिनल टैरिफ भी बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे टैरिफ की और वैल्यू एडेड की जो है कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमारी कंट्री में, इन दोनों का कंपैरिजन करता है। ये क्या करता है? जैसे कि हमने टैक्स दिया ₹100 का और हमारी कंट्री में वैल्यू कितनी ऐड हुई? ₹120 की। तो इन दोनों का कंपैरिजन करता है। तो ये क्या हो गया इफ़ेक्टिव टैरिफ, जो कि कितना हमने पे किया और कितनी हमें वैल्यू मिली, इन दोनों का क्या करता है? कंपैरिजन करता है। फोर्थ है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? जो कि किसी भी गुड की मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे कि जितनी मनी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। वैल्यू 1 लाख है तो टैक्स उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, वैल्यू 20 लाख है तो टैक्स उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसमें कोई फिक्स अमाउंट डिसाइड नहीं होता, जितनी किसी गुड की वैल्यू होती है उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाते हैं। तो ये क्या होता है हमारा एड वैलोरम टैक्स। लेकिन जहाँ पे ये दे रखा है कि 20 पर यूनिट, हर एक यूनिट पे ₹20, तो ये क्या होगा स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो है वो पर यूनिट लगाया जाता है। उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।